प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं का चैप्टर क्रमांक 6 त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। कक्षा 9वीं में हमने सर्वांगसम आकृतियों के संबंध में पढ़ा था कि वे आकृतियाँ जिनके आकार एवं आमाप समान होते हैं वे आकृतियाँ सर्वांगसम आकृतियाँ कहलाती हैं। हम एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण देख रहे हैं। ये हमारे पास A4 साइज़ की 2 शीट है। सफ़ेद और काले रंग की हमने 2 शीट ले लिए। अब ये दोनों शीट लंबाई और चौड़ाई में आपस में बराबर हैं। इन दोनों को हम परस्पर एक दूसरे के ऊपर रख कर देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों शीट्स एक दूसरे को आपस में ढक लेती हैं। ये इस तरीके से दोनों शीट्स ने आपस में ढक लिया। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और देखें। ये हमारे पास एक वृत्ताकार आकृति है। इस वृत्ताकार आकृति और दूसरी समान आकार की आकृति है। इन दोनों को हम एक दूसरे के ऊपर रख कर देख लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इस तरीके से ढक लेती हैं। तो इस प्रकार की आकृतियाँ जो एक दूसरे को ढक लें, अर्थात आकार में और आमाप में समान हो, इस प्रकार की आकृतियों को हमने सर्वांगसम आकृतियाँ कहा था। ये हमने कक्षा 9वीं में अध्ययन किया था। आइए आज हम कक्षा 10वीं में जो हमारे पास समरूप आकृतियाँ हैं उनके संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो क्या होती हैं समरूप आकृतियाँ? सबसे पहले तो यहाँ पे हम सर्वांगसम आकृतियों की बात करें तो सर्वांगसम आकृतियों में हमने कुछ वृत्त ले रखे हैं और वर्ग ले रखे हैं, वर्गाकार आकृतियाँ हैं, और यहाँ त्रिभुजाकार आकृति हैं जिसमें हमने समबाहु त्रिभुज ले रखे हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी आकृति इनमें सर्वांगसम हैं। तो हम देख रहे हैं कि इसमें पहले और तीसरे नंबर की आकृति सर्वांगसम है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं पहले और तीसरे आकृति में समान है, अर्थात हमने इसमें 2 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं ले रखे हैं। और इसी प्रकार से ये पहले एवं तीसरे नंबर हम यहाँ पे सर्वांगसम पहले बता रहे हैं। तो पहले एवं तीसरे नंबर की आकृति सर्वांगसम है। इसी प्रकार से दूसरी वर्गाकार आकृति में हम चर्चा करें तो इसमें देखते हैं कि पहले एवं दूसरे नंबर की जो आकृति हैं वो सर्वांगसम है, क्योंकि इन आकृतियों हम देख रहे हैं कि इसमें इन दोनों वर्गाकार आकृतियों में इनकी भुजाओं की माप 2 सेंटीमीटर हमें ज्ञात है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले एवं दूसरे नंबर की आकृति सर्वांगसम है। इसी प्रकार से त्रिभुजाकार आकृतियों की बात करें तो यहाँ हम दूसरे और तीसरे नंबर की जो त्रिभुजाकार आकृति है वो एक दूसरे के सर्वांगसम लेते हुए चलते हैं, क्योंकि इनकी जो भुजाओं की माप है वह 1-1 सेंटीमीटर है। अतः दूसरे एवं तीसरे नंबर की जो आकृति है यहाँ पर सर्वांगसम है। तो सर्वांगसमता को हमने बहुत अच्छे से समझा और अब हम बात करेंगे कि समरूपता क्या है, समरूप आकृतियाँ क्या हैं। तो इसके लिए आइए सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। ये आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ आकृतियाँ हैं, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार और वर्गाकार। इनमें हम देख रहे हैं कि आकृति सर्वांगसम नहीं है, किंतु इनके जो रूप हैं वह एक समान है। तो हमने देखा कि ये आकृतियाँ समरूप दिखाई दे रही हैं। अब यदि हम इसमें एक आकृति और ले लें, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक आयताकार आकृति इसके साथ जोड़ दिए हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों आकृति तो समरूप हैं, किंतु ये आकृति जो
आयताकार है वो इनके रूप भिन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार की आकृतियाँ ये आप देख रहे हैं, इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन में हमें पता चलता है कि ये दोनों समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। तो समरूप आकृतियाँ जिनके रूप एक समान हो, तो ये सभी आकृतियाँ आप देख रहे हैं वृत्ताकार हैं। इसी प्रकार से ये आकृतियाँ भी वर्गाकार हैं एवं ये आकृतियाँ त्रिभुजाकार हैं। तो ये आकृतियाँ चूँकि इनके आकार समान हैं इसलिए इनको हम समरूप आकृतियों के रूप में जान सकते हैं। किंतु ये आकृतियाँ सर्वांगसम हैं ये हम स्पष्ट नहीं कह सकते। तो सर्वांगसम उसी शर्त पे हम कह सकते हैं कि जबकि इनके साइज अर्थात आमाप बराबर हों, तब इसको हम सर्वांगसम आकृतियों के रूप में जानेंगे। हमें एक निष्कर्ष निकल के आता है कि समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ जिनके आकार तो समान होते हैं किंतु आवश्यक नहीं है कि उनके आमाप अर्थात साइज समान हो। तो इस प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती किंतु सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप हो सकती हैं। तो ये दो बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं हो सकती क्योंकि ये इनके रूप एक समान है, लेकिन ये सर्वांगसम नहीं। किंतु यहाँ पे ये जो सर्वांगसम है, पहले और तीसरे नंबर की आकृति, ये दोनों आकृतियाँ समरूप होने के साथ साथ सर्वांगसम भी हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखें। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों चतुर्भुज हमें ज्ञात हैं, लेकिन हम वास्तव में ये नहीं कह सकते कि ये एक दूसरे के रूप में समान हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने दो चतुर्भुज ले लिए। इन चतुर्भुज को आप ध्यान से देखें। इस चतुर्भुज को इस चतुर्भुज के ऊपर रख दिए। हमने देखा कि ये जो कोण है ये इस चतुर्भुज का और इस बड़े चतुर्भुज का, ये दोनों आपस में समान हैं। अब इस ऊपर वाले कोण की बात करें तो ये भी हम देखते हैं ये भी आपस में समान है। और इसके बाद इसके अगले कोण को देख रहे हैं तो ये भी हम देख रहे हैं कि ये भी समान है। और इस तरीके से इसका चौथा कोण भी ये आपस में यहाँ पे समान। तो हम ये देख लिए कि इस चतुर्भुजाकार आकृति को हम समरूप कह सकते हैं, चूँकि इसके जो भुजाएं हैं उसके माप भिन्न भिन्न हैं किंतु इनके कोण आपस में समान हैं। अब बात करते हैं हम इनकी भुजाओं की। तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर बराबर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे दो बातें हमारे सामने आ गई कि सबसे पहले तो जो हमने कोण एक दूसरे के ऊपर रखे थे, ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहली चीज़ हमारे पास निकल के आई कि आकृति के जो संगत कोण हैं बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो बच्चों ये हमने एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे एक देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास दो समकोण त्रिभुजाकार आकृतियाँ हैं। इन दोनों समकोण त्रिभुजाकार आकृति में हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक कोण 90 अंश का प्राप्त हो रहा है। इसे हम क्रमशः ABC से नामांकित कर देते हैं, इसको AB और ये C। इसी तरीके से इसे हम DEF से नामांकित कर देते हैं। अब ध्यान से देखें तो इसमें सबसे पहली जो शर्त है समरूप
आकृतियाँ वे आकृतियाँ कहलाएंगी जिनके संगत कोण बराबर हों। तो संगत कोण बराबर हों से तात्पर्य है कि ये कोण इस कोण के संगत है, ये कोण इस कोण के संगत है और ये कोण इस कोण के संगत है। तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे, ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, अर्थात कोण B बराबर है कोण E के। ये दोनों संगत कोण हो गए। दूसरा, कोण A बराबर है कोण D के, और तीसरा कोण C बराबर है कोण F के। तो इनके ये संगत कोण कहलाएंगे। तो ये संगत कोण आपस में हम कह रहे हैं कि बराबर बराबर होना चाहिए। ये 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का है, ये 60 अंश का है C कोण, तो F कोण भी 60 अंश का है। तो पहली शर्त यहाँ पे पूरी लागू हो रही है। इसी तरीके से दूसरी शर्त जिसमें हम कह रहे हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ये संगत भुजा इसकी संगत भुजा ये है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि AB और DE इसी प्रकार से BC और EF संगत भुजा के अनुपात के बराबर। इसी तरीके से AC और DF इन संगत भुजाओं का जो अनुपात है आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे AB और DE का अनुपात क्या है। AB का मान यहाँ 3 सेंटीमीटर है और यहाँ DE का मान 6 सेंटीमीटर, तो इसको हम 3/6 लिखेंगे। इसी तरीके से BC और EF का अनुपात देखें तो 4/8 है। इसी प्रकार से AC और DF का जो अनुपात है वह 5/10 है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 3/6, 4/8, 5/10 एक दूसरे से कैंसिल होते हैं, तो कैंसिल करने पर ये 2 बार कैंसिल हो गया। इसी तरीके से ये भी 1/2 बार आ गया इसका मान, इसी प्रकार से इसका मान भी 1/2, अर्थात यहाँ पे जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात आपस में बराबर बराबर है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात भी बराबर है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ कहलाती हैं जिनके संगत कोण बराबर हों और जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो इस प्रकार की आकृतियाँ समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। तो आशा करता हूँ कि सर्वांग समता और समरूपता में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।